दोस्तों, हर एक भारतीय नागरिक जो अपना सेविंग अकाउंट किसी भी नेशनलाइज बैंक में रखता है तो उसके मन में हमेशा यह ख्याल रहता है कि वह अपने सेविंग बैंक अकाउंट में कितने पैसे रख सकता है, कितने रुपए निकाल सकता है या फिर कितने रुपए नकद जमा करवा सकता है, ताकि उसे किसी भी प्रकार के कोई भी नोटिस का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सामना ना करना पड़े या फ्यूचर में इस प्रकार का नोटिस ना मिले। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि अगर आपके बचत खाते में कितना रुपया नकद जमा कराना ठीक रहेगा, और अगर आपने ये लिमिट क्रॉस कर ली है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कोई नोटिस आया है तो उसका क्या समाधान है, किस तरीके से आपको उस नोटिस का रिप्लाई देना है और उस नोटिस को नल एंड वॉइड करना है। साथ ही ये भी जानेंगे कि आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस रख सकते हैं ताकि आयकर विभाग को कोई भी नोटिस ना मिले, और कितना कैश विड्रॉल आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि मेरे को ऐसे और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आप अपने खाते में नकद कितने रुपए जमा करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 9 नवंबर 2015 को सभी बैंकों को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि अगर कोई भी कस्टमर 10 लाख रुपए से ज्यादा का कैश डिपॉजिट अपने बैंक अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में करवाता है तो उस बैंक द्वारा उसकी सूचना आयकर विभाग को दी जाएगी, क्योंकि इतनी ज्यादा मात्रा में नकद राशि जमा करवाना एक संदिग्ध एक्टिविटी माना जाता है। हालांकि ये नियम पहले भी अप्लाई था, परंतु बैंकों द्वारा कैश डिपॉजिट की सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दी जाती थी। तो 9 नवंबर 2015 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया सभी बैंकों को कि अगर कोई कस्टमर 10 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट करवाता है तो इन्फॉर्म किया जाए। पर ये जो 10 लाख रुपए की कैश डिपॉजिट की लिमिट है केवल कैश डिपॉजिट पर ही लागू होती है। अर्थात यदि अगर आपने अपने सेविंग बैंक अकाउंट में डीडी, चेक या ऑनलाइन मोड जैसे यूपीआई, नेफ्ट या आरटीजीएस के माध्यम से अगर आपके खाते में किसी भी प्रकार का कितना भी अमाउंट आया हो तो उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप एक साल में एक साथ 10 लाख रुपए से ज्यादा या फिर अलग अलग टुकड़ों में कुल मिलाकर 10 लाख से ज्यादा या फिर अपने अलग अलग बैंकों में स्थित अपने बैंक खातों में कुल मिलाकर 10 लाख रुपए से ज्यादा एक साल में नकद जमा करवाते हो तो इसकी सूचना बैंक आयकर विभाग को दे देता है। फिर आयकर विभाग ये मैच करता है कि आप रिटर्न भरते हो या नहीं। यदि आप अपना रिटर्न नहीं भरते हो तो उसके बारे में आगे बात करेंगे कि किन किन प्रॉब्लम्स का आपको फेस करना पड़ सकता है। परंतु यदि आप हर साल रिटर्न भरते हो तो आयकर विभाग द्वारा यह मैच करवाया जाता है कि आपने अपने रिटर्न में कितनी इनकम दिखाई है, उस इनकम का सोर्स क्या है, कितना आप टैक्स का पेमेंट करते हो, क्या आपने जो नकद जमा करवाया है वह आपकी इनकम के साथ जस्टिफाई करता है या नहीं करता, इत्यादि बातें मैच करने के बाद अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट संतुष्ट हो जाता है कि जो ये आपने कैश डिपॉजिट करवाया है वो आपकी इनकम के साथ मैच करता है तो उस केस में आपको कोई भी नोटिस नहीं दिया जाता है। अब बात करते हैं कि अगर आप रिटर्न नहीं भरते हो या फिर जो आपने कैश डिपॉजिट करवाए हैं वह अगर आपकी रिटर्न के साथ मैच नहीं करता है तो आयकर विभाग द्वारा सबसे पहले एक सामान्य नोटिस भेजकर यह पूछा जाता है कि भाई साहब, आपने तो इस साल का रिटर्न भी नहीं भरा, इवन मतलब किसी भी साल का आपने रिटर्न नहीं भरा है और आपने एक साथ अपने बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए से नकद जमा करवाए हैं। मान लीजिए आपने जो है 19 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए, तो वह 19 लाख रुपए आपके पास कहाँ से आए हैं, इन पैसों का सोर्स क्या है, जो कि आपको उस नोटिस में पूछा जाता है। तो जो फर्स्ट नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की द्वारा आपको भेजा जाता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पर ऊपर आपका नाम, पैन नंबर और ईयर, जिस ईयर में आपने कैश डिपॉजिट करवाया है उसके बारे में यहाँ पर सूचना रहती है, और सब्जेक्ट में ये लिखा रहता है कि नॉन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न एंड सोर्स ऑफ कैश डिपॉजिट फलाना फलाना ईयर का, यानी कि आपने रिटर्न भी नहीं भरा है और अपने खाते में नकद जमा करवाया है तो उसका सोर्स क्या है। यानी कि एक नॉर्मल नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपको दिया जाता है जिसमें यह पूछा जाता है कि यू हैड डिपॉजिट कैश अमाउंट ऑफ रुपीज 18,86,770 रुपए, यानी कि आपने अपने खाते में लगभग 19 लाख रुपए जमा करवाए हैं इस फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत। तो आयकर विभाग ये 3-4 बिंदुओं में आपसे सूचना मांग लेता है कि आपने जिस ईयर में कैश डिपॉजिट करवाया है उस ईयर की आपकी बिजनेस एक्टिविटी क्या है, दूसरी उस ईयर की आपकी कंप्यूटेशन ऑफ योर इनकम, मतलब कि आपकी इनकम में क्या क्या सोर्स है, कहां कहां से आपके इनकम आई है, तीसरा जो आपने कैश डिपॉजिट करवाया है उस फाइनेंशियल ईयर में तो उसका आपसे प्रूफ मांग लिया जाता है। जैसे आपने कोई जमीन या प्लॉट बेचा है और उसका आपने कैश में अमाउंट लिया है तो उसका एविडेंस और आपसे प्रूफ मांग लिया जाता
जाता है। तो अगर आप कोई प्लॉट वगैरह से बेच के आप कैश डिपॉजिट करवाते हो तो उस केस में आपको कैपिटल गेन वाला ITR यहाँ पर फाइल करना जरूरी होता है। चौथा, आपके जिस बैंक अकाउंट में आपने कैश डिपॉजिट करवाया उसका आपसे यहाँ पर स्टेटमेंट भी मांग लिया जाता है। तो ये जो है फर्स्ट नोटिस आपको इश्यू किया जाता है कुछ इस प्रकार का, जिसमें एक टाइम पीरियड और डेट रहती है कि आप इस डेट तक इतने बजे तक आप ऑफिस में आकर के ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाइए सेक्शन 147 और 148 के अंतर्गत। तो ये फर्स्ट नोटिस आपको इश्यू किया जाता है जो नॉर्मल नोटिस होता है, और उस नोटिस में अगर ये चारों पॉइंट आप क्लियरली मेंशन कर देते हो, इसका चारों का आप एकदम सही सही जवाब दे देते हो, तो अगर इनकम टैक्स इन चारों नोटिस से सेटिस्फाइड हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है कि हाँ भाई आपने जो जवाब दिया है वो एकदम करेक्ट है और आपका कैश डिपॉजिट करवाना अपने बैंक अकाउंट में वाजिब है, तो उस केस में आपका जो नोटिस है वो यहीं पर आपका खत्म हो जाता है, आगे कोई प्रोसेसिंग नहीं की जाती है। परंतु यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस नोटिस में आपके द्वारा दिए गए जवाबों से संतुष्ट नहीं होता है तो उस केस में आपको दूसरा नोटिस दिया जाता है, जो कि सेक्शन 142 के अंतर्गत, यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 142 के सब सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत आपको दूसरा नोटिस इश्यू किया जाता है। वो उस केस में किया जाता है जब वह आपके द्वारा दिए गए जवाबों से यहाँ पर संतुष्ट नहीं हो। तो दूसरे नोटिस में आपसे कुछ यहाँ पर मांग लिया जाता है, जैसे कि आपने अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में जिसमें आपने कैश डिपॉजिट करवाया है तो उसकी यहाँ पर आपसे डिटेल मांग ली जाती है। आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट है उनका यहाँ पर आप स्टेटमेंट इस तारीख की इस समय तक आप यहाँ पर पेश करें, और इसके साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होते हैं। यानी कि दूसरा नोटिस आने का मतलब ये है कि आपकी स्क्रूटनी लगभग खुलना तय है। तो यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो इसमें आपको एनेक्सर मिलेंगे जिसमें आपसे ये डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, जिनमें कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट है ये आपके द्वारा जो भी उस फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस एक्टिविटी की गई है, यानी कि अगर आपने कोई बिजनेस वगैरह किया है तो उसकी डिटेल आपको देनी होगी। दूसरी, आपकी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, यानी कि आपकी आय की गणना किस प्रकार है, उसका सोर्स क्या है, आपको किन किन सोर्स से इनकम होती है वगैरह वगैरह। तीसरा, यहाँ पर यह कहा जाता है कि जो आपको फर्स्ट नोटिस आया है यदि आपका इसका जवाब से सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो, या फिर आपने मान लो ये नोटिस देखा ही नहीं है और इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो चली जाती है, तो उस केस में यहाँ पर तीसरा ये मेंशन किया जाता है कि इस डेट को हमने आपको नॉर्मल एक नोटिस इश्यू किया था जिसका कि आपने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया है, तो सबसे पहले उस नोटिस का रिप्लाई दीजिए। चौथा, यहाँ पर आपकी जो भी बचत खाते हैं उनकी पूरी की पूरी डिटेल्स यहाँ पर मांग ली जाती है। आपकी कौन सी बैंक में है, उस बैंक का क्या एड्रेस है, अकाउंट नंबर क्या है, कौन कौन आप होल्डर हो और अकाउंट किस टाइप का है, यानी कि सेविंग अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट है या करंट अकाउंट है वो। पांचवा, आपसे उन बैंक का स्टेटमेंट मांग लिया जाता है जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने कैश डिपॉजिट करवाया है। छठा, यहाँ पर आपको कॉपी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, यानी कि यहाँ पर आपसे प्रॉफिट अपने लाभ आने खाते की और जो चिट्ठा होता है बैलेंस शीट होती है उसकी भी आपसे यहाँ पर डिटेल मांग ली जाती है। सातवां, यहाँ पर अगर आयकर विभाग के पास किसी भी प्रकार की सूचना होती है, जैसे कि ये यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी इनकम है किस एम्प्लॉयर से है, जैसे यहाँ पर लिखा है जिला प्रोबेशन ऑफिसर से, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि आप यहाँ से सैलरी भी उठाते हो, तो आप जो है 16 नंबर फॉर्म जो आपको एम्प्लॉयर द्वारा यानी कि इस जिला प्रोबेशन ऑफिसर द्वारा दिया जाता है वो भी आप यहाँ पर सबमिट करें, और उसमें यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ योर सैलरी इनकम जिसमें कि आपकी सैलरी इनकम की गणना की गई हो। आठवां नोटिस, यहाँ पर 26AS फॉर्म आपको जिस फाइनेंशियल ईयर का नोटिस आता है उस फाइनेंशियल ईयर का सबमिट करना होता है। 9, यहाँ पर यह पूछा जाता है कि हग कैश डिपॉजिट एंड हग कैश विड्रॉल, यानी कि आपने बहुत भारी मात्रा में नकद जमा भी किए हैं और नकद निकासी भी की है फ्रॉम योर बैंक अकाउंट लाइज विद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर आपका किसी अदर बैंक में भी हो सकता है अकाउंट। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि प्लीज एक्सप्लेन, यानी कि आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना है नेचर एंड सोर्स ऑफ कैश डिपॉजिट, आपने जो कैश डिपॉजिट करवाया उसका नेचर क्या है, वो आपके पास कहाँ से आए, उनका इनकम सोर्स क्या है, और आपने जो कैश विड्रॉल किया है जो आपने नकद निकासी की है अपने सेविंग अकाउंट से उसका पर्पज क्या है, यानी कि आपसे पर्पज पूछ लिया जाता है। आपने जो अपने बैंक अकाउंट से अगर एक बार में 20,000 से ज्यादा की नकद निकासी करते हो तो उसका पर्पज भी आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि भाई साहब आप इतने ज्यादा पैसे अपने बचत खाते से कैसे निकाल सकते हो। 10वां पॉइंट यहाँ पर पूछा गया है कि आप जो है इंफॉर्मेशन देवे मंथ वाइज कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉल की, यानी कि आपके द्वारा जो कैश विड्रॉल किया गया है हर महीने की उसकी डिटेल दो और कैश डिपॉजिट आपके द्वारा जो किया गया है उसकी यहाँ पर विवरण पेश करो जो कि 20,000 से ज्यादा हो, यानी कि 20,000 से ज्यादा अगर आपने कोई नकद निकासी की है या नकद जमा करवाए हैं तो उसकी यहाँ पर आपको आपके जिस भी बैंक में अकाउंट है यहाँ पर 2 बैंकों का नाम मेंशन कर दिया गया जैसे यूनियन बैंक और HDFC बैंक का। अगर आपका कोई तीसरा
तीसरा बैंक अकाउंट है जो आयकर विभाग की नॉलेज में नहीं है, तो उस केस में वो भी यहाँ पर आपको इंक्लूड करना है। 11वां यहाँ पर सोर्स ऑफ कैश डिपॉजिट का नेचर पूछ लिया जाता है कि आपके पास पैसे कहाँ से आए। फिर यहाँ पर 12वां पॉइंट मांगा गया है कैश बुक मेंटेन की है आपने, जिसकी सॉफ्ट या पीडीएफ कॉपी यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाए। 13वां यहाँ पर पूछा गया है कि आपका जो है सेक्शन 194H में टीडीएस कटा है जो कि ब्रोकरेज इनकम का होता है, तो उसका भी आपको यहाँ पर ब्यौरा देना होता है। इसके अलावा और भी पॉइंट हो सकते हैं जिसके बारे में आपको यहाँ पर मेंशन किया जाता है। तो ये नोटिस का जवाब देने का यहाँ पर आपका यही तरीका है कि इन 11 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप अपना रिप्लाई और जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे के सारे साथ में लगा करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो इसमें डेट और टाइम दिया गया है उस डेट और टाइम तक यहाँ पर सबमिट कर दे। अगर आप ये नोटिस भी सबमिट नहीं कर पाते हो या नोटिस सबमिट कर देते हो तो उस केस में अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर भी सेटिस्फाइड आपके जवाब से नहीं होता है तो उस केस में आपको यहाँ पर सो कॉज नोटिस सेक्शन 144 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत यहाँ पर इश्यू किया जाता है। यानी कि आपको जो फर्स्ट नोटिस इश्यू हुआ था उसका या तो आपने जवाब नहीं दिया या जवाब दिया है तो सेटिस्फाइड नहीं हुआ है तो दूसरा नोटिस इश्यू किया जाता है जो कि कुछ इस प्रकार का होता है। और तीसरा नोटिस उस केस में इश्यू किया जाता है जब लगभग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाए कि आपने जो इनकम कैश डिपॉजिट करवाया है या कैश विड्रॉल करवाया है उसका कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं है, तो उस केस में यहाँ पर तीसरा नोटिस आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 144 के अंतर्गत इश्यू किया जाता है। इसके अंतर्गत यहाँ पर आपको नोटिस इश्यू करने की डेट दी रहेगी और यहाँ पर डेट ऑफ कंप्लाइंस यानी कि इस तारीख तक आपको यहाँ पर इसका जवाब पेश करना है। इस नोटिस के अंतर्गत ये कहा जाता है कि हमने जो है आपको सेक्शन 142(1) का नोटिस इश्यू किया और ऊपर ये लिखा जाता है कि आप फेल्ड हो गए यानी कि आपने इसका जवाब नहीं दिया है या जवाब दिया है तो भी अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड नहीं होता है तो यहाँ पर आपको जो 142(1) का नोटिस इश्यू किया था उसका जवाब पेश नहीं किया या सेटिस्फाइड नहीं होता है तो यहाँ पर सो कॉज नोटिस आपको सेक्शन 144 के अंतर्गत इश्यू किया जाता है, जिसके अंतर्गत ये मेंशन किया जाता है कि आप सबसे पहले तो जो 142 के अंतर्गत डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं वो सारे के सारे प्रोवाइड करवाए। इस नोटिस का अगर आप जवाब दे देते हो तो फिर आपका जो आयकर गणना करने वाला अधिकारी होता है जिसे असेसिंग ऑफिसर कहा जाता है, एओ साहब कहा जाता है, तो उनके द्वारा अगर वो इन सारे जवाबों से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो वो एक कैलकुलेशन शीट बनाते हैं जिसके अंतर्गत ये मेंशन किया जाता है कि आपके द्वारा ये इनकम का पर्टिकुलर सोर्स सही नहीं है या इन इनकम पर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो वो जो भी आपकी इनकम होती है उस पर 30% के हिसाब से आपसे टैक्स का पेमेंट यहाँ पर करवा सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि जब आपको यहाँ पर फर्स्ट नोटिस आए तो उसी वक्त आप अपना ITR फाइल कर दे, चाहे बैक डेट में जाके करना पड़े या फिर आपको अपडेटेड रिटर्न सेक्शन 139(8) के अंतर्गत यहाँ पर सबमिट करना पड़े। तो जिस ईयर में आपने अपना कैश डिपॉजिट करवाया है उस फाइनेंशियल ईयर का आप यहाँ पर अपना ITR जरूर भर दें। तो ये हो गई ITR की नोटिस, आपको कौन कौन से नोटिस आपके कैश विड्रॉल या कैश डिपॉजिट पर इश्यू किए जाते हैं, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड नहीं होता है तो आप पर क्या कार्रवाई हो सकती है, और अगर सेटिस्फाइड हो जाता है जैसे आप अपना ITR भर देते हो और जो नॉर्मल अमाउंट है 19 लाख इतना बड़ा भी नहीं है, तो ITR में अगर आप बिजनेस ITR या कोई अदर प्रकार की इनकम दिखा देते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके द्वारा संतुष्ट हो जाता है और यहीं पर आपका नोटिस खत्म हो जाता है। परंतु यदि सेकेंड और थर्ड नोटिस भी आपको इश्यू हो चुका है जो कि सो कॉज नोटिस होता है सेक्शन 144 के अंतर्गत, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो भी इनकम अननोन सोर्सेस से है या फिर जिस इनकम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड नहीं है तो उस केस में उस इनकम पर आपसे 30% टैक्स के साथ पेनल्टी और इंटरेस्ट भी सबमिट करवा के लेगा। तो इसका यही एकमात्र समाधान है। तो दोस्तों अगर आप इन तीनों नोटिस का जवाब नहीं देते हो या फिर आपके द्वारा दिए गए जवाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट संतुष्ट नहीं होता है तो वे सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत स्क्रूटनी खोलकर आपसे उन पैसों पर 30% के हिसाब से टैक्स की मांग कर सकता है। फिर भी अगर आप टैक्स पे नहीं करते हो तो आप पर क्रिमिनल एक्टिविटी का केस चलाकर आपको जेल में भी डाल सकते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट करवाते समय इन 3 चीजों का ध्यान रखें। नंबर 1, 50,000 से ज्यादा आप जब भी अपने सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट करवाओ तो अपना पैन कार्ड नंबर वहां पर जरूर मेंशन करें। नंबर 2, आप एक दिन में 2.5 लाख से ज्यादा का नकद जमा नहीं करवाएं। और नंबर 3, एक साल में सब मिलाकर 10 लाख से ज्यादा नकद नहीं जमा करें। अगर ज्यादा जरूरी हो, आपको लगता है कि नहीं 10 लाख रुपए जमा करवाना जरूरी है, तो आप अपने अदर फैमिली मेंबर के अकाउंट का प्रयोग करके 10 लाख रुपए से कम तक अमाउंट उनके अकाउंट में जमा करवा के फिर नेफ्ट या RTGS या ऑनलाइन UPI के द्वारा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर
ट्रांसफर करवा सकते हो, तो इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दूसरी बात करते हैं कि आप अपने खाते में कितना पैसा रख सकते हो। तो इस पर कोई भी लिमिट तय नहीं की गई है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के किसी भी सेक्शन में ये जस्टिफाई नहीं किया गया है कि आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना बैलेंस रख सकते हो। वह पैसा अगर आपके मेहनत की कमाई का है तो आप साल दर साल छोटी छोटी रकम के रूप में अपनी बचत करके अगर आप बैंक बैलेंस मेंटेन करते हो तो वह चाहे 50 लाख से भी ज्यादा क्यों ना हो, आपको कोई भी फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी। अब तीसरी और आखिरी बात करते हैं नकद निकासी की, यानी कि कैश विड्रॉल की। आप अपने सेविंग अकाउंट से कितना रुपया कैश विड्रॉल कर सकते हो। तो आप एक फाइनेंशियल ईयर में कितना भी रुपए नकद निकाल सकते हो। हालांकि इस पर भी कोई लिमिट तय नहीं है, परंतु यदि आप एक साल में नकद निकासी की लिमिट को, जो कि 20 लाख रुपए होती है, उसको क्रॉस कर जाते हो तो बैंक द्वारा 20 लाख से ज्यादा आप जो भी कैश विड्रॉल करते हो उस हर कैश विड्रॉल पर 2% के हिसाब से TDS यानी कि टैक्स की कटौती की जाती है। परंतु यदि आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं होती, यानी कि आपकी इनकम जो है उस साल की इनकम टैक्स स्लैब के अंतर्गत टैक्सेबल नहीं होती है, आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, तो उस केस में आप उस साल का रिटर्न भर के जो आपका 2% कैश विड्रॉल पे TDS कटा है उसका आप वापस रिफंड भी करवा सकते हो। परंतु यदि इस कैश विड्रॉल की लिमिट को आप 20 लाख से बढ़ाना चाहते हो कि नहीं मेरे को तो और ज्यादा जरूरत है, तो आप अपने बैंक में जाकर के पिछले 3 सालों की ITR की कॉपी वहां पर सबमिट करवा दो। तो ये जो आपकी 20 लाख की कैश विड्रॉल की लिमिट है यह 20 लाख से बढ़कर के बैंक द्वारा 1 करोड़ रुपए कर दी जाएगी। परंतु यदि 1 करोड़ से भी ज्यादा आप कैश विड्रॉल करते हो तो उस केस में बैंक 2% TDS हर कैश विड्रॉल पे काटेगा ही काटेगा। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा।